आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से हिंदी भाषा में कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें लगभग आपको सारे प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस मिलेंगे। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पे क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो मैं बनाता हूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग सी को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक सिलेबस को कवर कर लिया है। अब हमारा जो आज नया टॉपिक होगा सी में, वो होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो आज का जो क्लास होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका प्रोग्राम में डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है, और कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके उदाहरण के जरिए मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि आखिर ये स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले मैं एक आम भाषा में बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर को कई लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड के नाम से भी बोला आता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, तो एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो एक सीट मिलता है। हमारे सीट में बहुत सारे कॉलम्स और रोज होते हैं। तो हम जिस डेटा की एंट्री एक्सेल के सीट पे करना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डेंस हम लोग कॉलम का हेडिंग बनाते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी, डीए, एचआरए, ऐसे कॉलम बनाते हैं और फिर उस कॉलम के रिलेटेड जो वैल्यू है उस कॉलम के अंदर हम लोग भरते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो एम्प्लॉय जो हो गया ये एक एंटिटी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग आप कई कॉलम लेते हैं। उन कॉलम में किसी में आप अल्फ़ाबेट इनपुट करते हैं, किसी में इंटीजर इनपुट करते हैं, किसी में फ्लोट इनपुट करते हैं। तो अगर आप सी लैंग्वेज में इस तरीके के प्रोग्रामिंग का प्लान कर रहे होंगे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, तो वहाँ अगर आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है। तो स्पेशली ये रिकॉर्ड को रखने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में स्टोर किया आता है। तो स्ट्रक्चर जो होता है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ये हुआ कि इसका डिफिनेशन हमें बताना होता है, हमारे द्वारा ये डिक्लेयर होता है। तो एक डेटा टाइप का निर्माण हम अपने द्वारा करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग अपने आइटम्स का ग्रुप बनाते हैं और उनका टाइप डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गया, तो एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग जितने आइटम्स हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोस्ट, सैलरी, ये उसके आइटम्स हो गए, तो उसको हम लोग एक ग्रुप में बनाते हैं। ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो जो स्ट्रक्चर होगा ये कलेक्शन होते हैं वेरिएबल्स के, और ये वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं और हम इन्हें एक सिंगल नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर का यूज होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका सिंटेक्स होता है। आप जब भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर को पहले डिक्लेयर करना होता है। कह सकते हैं कि एक डेटा टाइप का डिफिनेशन बताना होता है। तो इसके लिए कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर एक स्पेस करने के बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, इसका ब्रेस ओपन करेंगे। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में आपको जो जो डेटा आइटम लेने हैं उनका आप डेटा टाइप देके उनका डिक्लेरेशन करते हैं। और यहाँ लास्ट में मैं सेमीकॉलन लगाना भूल गया हूँ। यहाँ आपको लास्ट में सेमीकॉलन का निशान लगाना होता है जो बताता है कि आपका स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो गया। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट, मैंने लिखा यहाँ पे बुक, इसका ब्रेस ओपन किया, तो बुक नाम का मैं एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसका जो डेटा मेंबर होगा वो बुक कोड होगा, जो इंटीजर होगा, बुक नेम होगा, जो करेक्टर स्ट्रिंग होगा, प्राइस होगा जो फ्लोट टाइप का होगा, इसका ब्रेस बंद होगा, और यहाँ लास्ट में हमें सेमीकॉलन का निशान लगाना ही होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर का तरीका होता है
इस डिक्लेरेशन में मैं एक डेटा टाइप का निर्माण कर रहा हूं। उस डेटा टाइप का नाम मैं बुक दे रहा हूं और ये उसके मेंबर्स हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। तो ये एक तरीका होता है। अब जब आप स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर को यूज में लाने से पहले हमें उसका वेरिएबल लेना होता है। जैसे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो इसका मतलब ए इंटीजर टाइप का है। तो ऐसे ही आपने बुक नाम का एक डेटा टाइप बना लिया है। अब आप बुक को प्रयोग में लाने के लिए उसका एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को लगाया भी जा सकता है, ऑप्शनल है, आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है वेरिएबल का तरीका। स्ट्रक्ट आपका स्ट्रक्चर का नाम और ये हो गया B1। तो इसका मतलब B1 नाम का एक वेरिएबल होगा जो बुक टाइप का होगा। अब बुक जो है ये कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप तो है नहीं, तो पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उससे आपका कंपाइलर पता कर लेगा कि इसका क्या उद्देश्य है। तो ये तो हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ऐसे ही हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा वेरिएबल एरे भी बनाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत सारे किताबों का डेटा रखने वाले हैं तो एक तरीका है उसके लिए अलग अलग वेरिएबल लीजिए। एक तरीका है कि आप उसका एरे बना सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है बुक B1 100, तो B1 जो होगा इसके 100 एलिमेंट बनेंगे और ये बुक टाइप का होगा। बुक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बुक नेम, बुक कोड, प्राइस लिया है। तो आपको जो 100 एलिमेंट मिल रहे हैं उन प्रत्येक एलिमेंट में आप उन 3 प्रकार की वैल्यू को फिल कर सकते हैं। जैसे एक्सेल का ही मैं उदाहरण दूं तो मान के चलिए कि आपका बुक कोड, बुक नेम, प्राइस, ये 3 कॉलम हो गया और उसके करस्पॉन्डेंस आपको 100 रो मिल जाते हैं। आप 100 किताबों का डिटेल उसमें फिल करने का काम कर सकते हैं। अब जब आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया, आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल या एरे बना लिया, तो स्ट्रक्चर के मेंबरों को अगर आपको यूज में लाना है तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोगों ने B1 नाम का स्ट्रक्चर लिया था। अब हम प्लान कर रहे हैं कि उसके बुक कोड में एक वैल्यू हम असाइन करें, तो आप डायरेक्ट B कोड नहीं लिखेंगे। अगर केवल आप डायरेक्ट B कोड लिखेंगे तो कंपाइलर एरर देगा कि ये क्या है। तो हमें इसके साथ इसका जो वेरिएबल लिया था वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ B1 डॉट बुक कोड ये मैं लिख रहा हूँ। यहाँ एरे वाला था तो B1 के 0 एलिमेंट यानी 0 रो में मैं बुक कोड में ये बुक कोड डाल रहा हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डॉट ऑपरेटर के मदद से इनके मेंबरों को हम लोग एक्सेस करते हैं। अब चलिए हम लोग टर्बो C में चलते हैं और इसके कुछ प्रोग्राम्स के उदाहरण देखते हैं। इनसे और क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर का प्रयोग कैसे होता है। तो मैं आपके सामने एक साधारण प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। इस प्रोग्राम में केवल मैं आपको 3 बातें समझाना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और स्ट्रक्चर के मेंबरों को कैसे एक्सेस किया जाता है। ये मैं आपको सिखाने आ रहा हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें इसके 3 मेंबर मैंने रखे हैं, बुक कोड, बुक नेम और प्राइस करके, और इसका ब्रेस यहाँ बंद कर दिया है। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये बुक नाम के स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हुआ। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको लिखना होगा स्ट्रक्ट और यहाँ मैंने लिखा बुक, यहाँ मैंने लिखा B1। तो इसका मतलब B1 नाम का एक वेरिएबल आप ले रहे हैं जो बुक टाइप का होगा और बुक क्या है उसका आपने डिक्लेरेशन ऊपर कर रखा है। तो अब आपको इजाजत मिलेगा कि B1 के मदद से आप बुक कोड, बुक नेम और प्राइस के मेंबरों को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं किसी एक किताब का डिटेल इनपुट करूं। तो यहाँ मैंने बुक का कोड, बुक का नाम और बुक का प्राइस इनपुट करने के लिए कहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो B कोड से पहले मैंने यहाँ B1 लिखा है। इसका मतलब मैं B1 के करस्पॉन्डिंग उसके मेंबर B कोड का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे B1 के साथ B नेम है, B1 के साथ प्राइस है। तो आप यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट करोगे वो इन 3 डेटा मेंबरों में स्टोर होगा और उन्हीं 3 डेटा मेंबरों को मैंने प्रिंटफ के जरिए प्रिंट कर लिया है। तो आप जो बुक का डिटेल देंगे वही ही बुक का डिटेल प्रिंट हो जाएगा। आपको अभी ये नहीं सोचना है कि इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। फ़ायदा आपको फिलहाल आगे मैं दिखाऊंगा
यहाँ केवल आपको ये कंसल्टेंट करना है कि इसका प्रयोग कैसे होता है, जिसमें 3 बातें हैं, इसका डिक्लेरेशन, इसका वेरिएबल बनाना और इसको कैसे इसके मेंबरों को एक्सेस करते हैं। ऐसे यहाँ इनपुट के लिए किया गया है, यहाँ प्रिंट के लिए किया गया है डाटा ऑपरेटर के साथ, वो चीज़ आपको फोकस करना है। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम को रन करने पे वो मुझसे डिटेल मांग रहा है। जैसे मैंने बुक का कोड 101 दे दिया, बुक का नाम मैंने सी दे दिया, बुक की प्राइस मैंने ये दे दी, तो जो वैल्यू मैंने इनपुट किया था वही ही वैल्यू मुझे प्रिंट होके दिख जाएगी। तो ये एक तरीका है। एक आपको मैं तरीका और बता दूं कि जो हम लोग यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक अलग से लाइन लिखते हैं, आप चाहें तो जहां आप स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कर रहे थे आप वहीं ही एक वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से B1 नाम का एक वेरिएबल बन गया, B2 नाम का वेरिएबल बन गया, B3 नाम का वेरिएबल बन गया। तो ऐसे आप जितने भी वेरिएबल लेना चाहते हैं आप यहाँ भी लिख सकते हैं डिक्लेरेशन के साथ, या आप चाहो तो डिक्लेरेशन जब फिनिश होता है तो उसके बाद आप सेपरेट स्ट्रक्ट लिख के डेटा टाइप का नाम लिख के अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रोग्राम था। अब मैं आपको एक प्रोग्राम और दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम में मैं एरे की सहायता लूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का एरे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। जैसे मान लेते हैं मेरी एक लाइब्रेरी है, उनमें बहुत सारी किताबें हैं, मुझे अपने किताबों के डिटेल्स को इनपुट कराना है। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया बुक। अब बुक आपका एक एंटिटी हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे उसके जो भी एट्रीब्यूट हैं, जैसे बुक कोड, बुक नेम, प्राइस, राइटर, पब्लिकेशन, लोकेशन, पेज नंबर, ऐसे आप जो भी चाहते हैं उनके लिए आपको उसके सुटेबल डेटा टाइप के साथ उसका डिक्लेरेशन करना होगा। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने बुक वाले डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया B1 और उसकी साइज मैंने ले ली 100। तो इस डिक्लेरेशन का मतलब ये हो रहा है कि आपको 100 रिकॉर्ड रखने की इजाजत मिलती है और आप ये 3 डिटेल 100 किताबों की रख सकते हैं। तो एक तरीके से ऐसे एक्सेल में आपने 3 कॉलम और 100 रोज छका लिए मेमोरी में, ये डिक्लेरेशन बता रहा है। अब मैं चाहता हूं कि 100 मैंने साइज तो दे दिया पर जरूरी नहीं मैं 100 किताबों का डिटेल डालूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझसे वो पूछे कि आपको कितने किताबों का डिटेल इनपुट करना है। तो जो किताब की संख्या मैंने n में मान लो 5 दी, तो ये केवल मुझे 5 बुक्स का ही डिटेल पूछे। तो यहाँ मैंने फॉर लूप चलाया हुआ है। इस फॉर लूप के अंतर्गत मैंने स्कैनफ किया है एरे के एलिमेंट में। तो देखिए यहाँ वेरिएबल के साथ आपको एलिमेंट नहीं बताना है, जो आपने अपना वेरिएबल स्ट्रक्चर वाला लिया है उसके साथ ये बताना होगा। तो यहाँ B1 0 यानी B1 के 0 रो में मुझे बुक कोड डालना है, B1 के 0 रो में मुझे बुक नेम डालना है, B1 के 0 रो में मुझे प्राइस डालना है। तो इस तरीके से आपने अगर n की साइज 5 दी है तो ये 5 टाइम आपसे बुक का डिटेल पूछेगा और आपका सारा डिटेल आपके B1 नाम के एरे में स्टोर कर देगा। अब उन्हीं ही डिटेल को मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट कराया है, जिससे मैं जो डिटेल इनपुट करूँ वही डिटेल हमें प्रिंट होके मिल जाए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो जैसे मैं चाहता हूं कि मैं 3 बुक का डिटेल डालूंगा, तो ये पहले बुक का डिटेल पूछ रहा है। मैंने दे दिया बुक कोड 1, मैंने दे दिया बुक का नाम जावा, बुक की प्राइस दे दी ये। अब मैंने यहाँ बुक कोड 2 दे दिया, यहाँ मैंने बुक का नाम C++ दे दिया, ये बुक की प्राइस हो गई। फिर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ मैंने बुक का नाम HTML दे दिया और यहाँ मैंने बुक का प्राइस दे दिया। तो आप देखो नीचे जो मैंने 3 किताब का डिटेल डाला था वो तीनों किताब के डिटेल आपको प्रिंट होके मिल गए। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और एरे का जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक बढ़िया प्रोग्राम बनता है। तो आगे चल के जब आप कोई रिकॉर्ड कीपिंग के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ स्ट्रक्चर और एरे का समावेश करके जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इसके अंदर कंडीशनल प्रिंट आउट भी कर सकते हो। जैसे मैंने किताबों का डिटेल तो बहुत सारा दे दिया, पर आप प्लान कर रहे हो कि उन्हीं ही किताबों का डिटेल आए जिनकी प्राइस 500 से ज़्यादा हो या जिसके बुक का नाम C हो, यानी कोई शर्त लगा के भी कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है और कोई शर्त नहीं लगा है, तो जितनी किताबों का डिटेल इनपुट किया गया है वो सारी किताबों का डिटेल आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि अगर
हमारा जो BI का प्राइस वाला कॉलम है वो ग्रेटर देन 100 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 100 होगा, तो उसी को ही मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रिंट वाला पूरा लॉजिक था इसको मैंने एक इफ के अंदर बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जिस किताबों का कास्ट 100 से ज़्यादा होगा उसी को ही प्रिंट करेगा वो। तो इसको रन करके देख लेते हैं। एक एरर यहाँ पे आया है, हमने B1 ले रखा था तो B1 लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया। अब जैसे 3 किताब आ गया, 1 मैंने C लिया, इसका प्राइस 76 कर दिया। 2 लिया, यहाँ मैंने HTML लिखा, इसका ये कर दिया। फिर मैंने 3 दिया, यहाँ मैंने जावा लिखा, किताब का दाम मैंने ये कर दिया। तो आप देखो तो केवल जावा वाले ही बुक का डिटेल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि शर्त को केवल जावा वाला ही फॉलो कर रहा है। 100 से ज़्यादा प्राइस इसी की है। तो ऐसे आप कंडीशन लगा के भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये एक दूसरा प्रोग्राम था जिसमें मैंने स्ट्रक्चर और एरे के माध्यम से एक प्रोग्राम बनाया। अब मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम और बना रखा है। इस प्रोग्राम को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा बेनिफिट बताऊंगा कि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं लिए होते तो आपको क्या नुकसान होता। तो यहाँ पर मेरे प्रोग्रामिंग का उद्देश्य है कि मैं किताबों का डिटेल इनपुट करूँगा, मगर मेरे किताबों का जो डिटेल होगा वो मुझे एक आर्डर में प्रिंट करके दिखाएगा। वो आर्डर असेंडिंग भी हो सकता है या डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। यानी इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आपका जो एरे के साथ वैल्यू स्ट्रक्चर में आप स्टोर करोगे उसको मुझे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो यहाँ आपको एक क्रिया मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उसके 3 डेटा मेंबर ले लिए। फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एरे टाइप का लिया है जिसकी साइज मैंने 100 ले ली है, और यहाँ एक वेरिएबल लिया है, ये एरे टाइप का नहीं है। तो B1 जो होगा उसमें 100 एलिमेंट मिलेंगे, B कोड, B नेम, B प्राइस को देने के लिए। और B2 जो होगा इसमें केवल एक बुक के डिटेल को आप रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पूछा कि कितने किताबों का डिटेल डालना है, और फिर लूप चला के मैंने किताबों का डिटेल इनपुट करा दिया और किताबों का डिटेल एज इट इज पहले प्रिंट करा दिया। तो अभी क्या होगा कि जितने बुक का डिटेल आप डालोगे वो एज इट इज उसी ऑर्डर में प्रिंट होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैंने जो अपने स्ट्रक्चर एरे में रिकॉर्ड्स रखे हैं वो रिकॉर्ड्स हमारे एक क्रमबद्ध तरीके से हो जाए, बुक्स के नाम पे मेरा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो देखिए, जब भी किसी भी लिस्ट को, खासकर जो एरे में वैल्यू स्टोर होती है, अगर उसे मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो इस टेक्निक को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। और सॉर्टिंग के भी कई मेथड होते हैं, सॉर्टिंग के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है। आपको लगभग 6-7 प्रकार के वैरायटीज मिलेंगे। तो वो आगे आपका एक चैप्टर आएगा डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें सॉर्टिंग की बात की जाएगी, तो वहां और उसकी जिक्र होगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप चलाया है। लॉजिक इस्तेमाल ये हो रहा है कि जैसे आपने 10 किताबों का डिटेल इनपुट कर दिया, तो हमें करना क्या है कि पहले वाले किताब के नाम को उठाना है और नीचे के जो 9 किताब बच रहे हैं उन 9 किताब के नाम से मैच करना है। अब अगर लगेगा कि पहला वाला किताब ऑर्डर में नहीं है, आगे वाले किताब का किसी का नाम पहले क्रम में होना चाहिए, तो उस रिकॉर्ड को उठा के हमें पहले वाले रिकॉर्ड पे स्वैप कर देना है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि अगर हमारे पास 10 किताबें हैं तो पहले किताब को 9 से चेक करेंगे, दूसरे किताब को 8 से के रिकॉर्ड से चेक करेंगे, तीसरे रिकॉर्ड को 7 रिकॉर्ड तक चेक करेंगे। तो यहाँ हमें नेस्टेड लूप का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक लूप लगाया गया है। इस लूप का उद्देश्य ये है कि ये पहले किताब को लेके आगे की किताबों से चेक करे, फिर दूसरे किताब को लेके फिर आगे के रिकॉर्ड से चेक करे। इस वास्ते यहाँ पे लगाया गया है ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर मैंने strcmp एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए, मैंने इसका प्रयोग किया है। इस प्रयोग में मैं कह रहा हूँ
कि जो पहला वाला बुक होगा वो आपके अगले वाले बुक से कंपेयर हो उसके नाम से। और strcmp में क्या होता है कि जब आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो अगर उनका कंपैरिजन सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, तो उसकी एक ASCII वैल्यू रिटर्न होती है जो 0 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों से कंपेयर हो, और कंपेयर होने का मतलब अगर वो पहला वाला बुक दूसरे वाले बुक से मैच नहीं हो रहा है, तो यहां मैंने स्वैपिंग का क्रिया इस्तेमाल किया है। इसमें मैं स्वैपिंग के लिए क्या कर रहा हूं, B2 नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया था उसमें पहले वाले किताब को स्टोर रखा है, फिर पहले वाले किताब में दूसरे वाले को डाला है और दूसरे वाले में मैंने पहले को डाला है। तो इस क्रिया को हम लोग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हुआ और एक स्वैपिंग का काम हुआ, और इस तरीके से ये पूरा फॉर लूप चलता रहेगा। और यहाँ पर लास्ट में मैंने फिर आपके डेटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस ऑर्डर में हुआ होगा उसको मैंने प्रिंट किया है। तो थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ हमें स्ट्रक्चर का फायदा क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि पहला किताब है आपका C++ और उस किताब का प्राइस, राइटर या बहुत सारे डिटेल है। अब दूसरे किताब का नाम है AngularJS, तो C++ और एंगुलर बुक नेम को कंपेयर करेगा, तो चूंकि C के बाद आता है तो एंगुलर वाली किताब का डिटेल पहले जाएगा और C++ वाला दूसरे पे आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे रो को स्वैप करना है, ना कि केवल बुक के नेम को स्वैप करना है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं ले रखा होता एरे के साथ, आपने इन्हें एज ए सिंगल वेरिएबल ले रखा था, तो मान लेते हैं कि अगर आपके किताबों के 5 डिटेल है, 5 डिटेल का मतलब बुक नेम, राइटर नेम, प्राइस, तो पांचों को स्वैप कराने के लिए ये 3 लाइनें आपको बार बार लिखना होता है। एक बार आप स्वैप कराते बुक नेम को, एक बार आप स्वैप कराते प्राइस को, एक बार आप स्वैप कराते राइटर नेम को। पर चूंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में रो वाइज पड़ा हुआ है तो मैंने पूरे रो को यहाँ पे स्वैप करा लिया। तो अगर आपके पास में मान लो 50 कॉलम होते तो आपको इंडिविजुअल प्रत्येक कॉलम को यहाँ पे स्वैप कराने के लिए बहुत सारे कोड लिखने पड़ते, पर चूंकि ये पूरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर एरे के माध्यम से, तो मैंने यहाँ रो को ही एक साथ स्वैपिंग कराने का काम किया है। ये इसका बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। तो अब चलते हैं, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मान लो मैं 3 बुक का डिटेल देना चाहता हूँ। यहाँ मैंने बुक 1 दे दिया, बुक का नाम मान लेते हैं कि XXX दे दिया और ये प्राइस हो गई। फिर दूसरा आया, यहाँ मैंने ABC दे दिया, इसका ये प्राइस हो गया। फिर यहाँ तीसरा आया, तीसरा मान लो यहाँ पर ये हो गया। फिर मैंने इसका यहाँ पर एक कोई और ले लेता हूँ, जैसे मान लो C ले लेता हूँ, यहाँ मैंने इसका डिटेल दे दिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला वाला जो आउटपुट आ रहा है इसमें जिस क्रम में आपने बुक का डिटेल दिया था उसी क्रम में आ रहा है XX, ABC और C। पर जब दूसरे वाला प्रिंट आउट हो रहा है शॉर्ट के बाद, ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है, तो आप देख रहे होंगे कि ये Z to A क्रम में आ रहा है। XX पहले आया, फिर C वाला किताब आया, फिर ABC वाला किताब आया। तो ये आपके रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा बुक का जो डिटेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, तो आपको करना यही होगा कि यहाँ जो I लिखा हुआ है यहाँ J कर दीजिए और J को I कर दीजिए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाया कि कैसे आप अपने बुक या किसी रिकॉर्ड के डिटेल को एक क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक क्लास था स्ट्रक्चर का, जिसमें मैंने आपको समझाया कि स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर हमारा जो होगा ये काफ़ी अहम है। हम लोग जब आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होगा। तो फिलहाल आपको स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स, उसका वेरिएबल या एरे बनाने का सिंटेक्स और उस डॉट ऑपरेटर से उसके मेंबरों का प्रयोग करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। तो ये था मेरा आज का क्लास। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़रूर लाइक करिए। आज का दिन आपका शुभ हो।